नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी मैनपुरी में जीत की कीमत की, क्योंकि सपा जिस जीत को ऐतिहासिक बता रही है उसे भाजपा धनबल की जीत बता रही है। और अब भाजपा ने आरोप लगाया है कि सपा ने मैनपुरी जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। लेकिन भाजपा जहां मैनपुरी पर सवाल उठा रही है, वहीं रामपुर में अपनी जीत को हिंदू मुस्लिम एकता की जीत बता रही है। लेकिन सपा और रालोद को भाजपा की रामपुर की जीत रास नहीं आ रही। वैसे हार भाजपा को भी खतौली की रास नहीं आ रही, क्योंकि भाजपा नेता विक्रम सैनी ने कहा है कि अगर चुनाव में बसपा का उम्मीदवार होता तो उनकी हार न होती। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात लखनऊ से दिल्ली तक मैनपुरी की चर्चा की। एक जीत के लिए 150 करोड़ का खर्चा, ये आरोप भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर लगाया है कि उसने मैनपुरी का उपचुनाव जीतने के लिए धनबल का सहारा लिया है। अब इसी को लेकर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि भाजपा के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या मैनपुरी में इतना पैसा खर्च हुआ होगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो भाजपा मैनपुरी में इस बार कमल खिलाने का दम भर रही थी, वो यहां फेल कैसे हो गई? देखिए रिपोर्ट। लखनऊ से दिल्ली तक मैनपुरी की चर्चा। एक जीत के लिए 150 करोड़ का खर्चा। मैनपुरी में डिंपल की जीत, भाजपा के दिल की टीस। मैनपुरी की पिच पर जीत की साइकिल दौड़ने के बाद हर तरफ समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव की चर्चा है, क्योंकि जिस उपचुनाव को अखिलेश यादव के लिए अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, उसे न सिर्फ अखिलेश यादव ने पास कर लिया है, बल्कि बता दिया है कि मैनपुरी में साइकिल को चुनौती देना अभी किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि सपा ने सिर्फ मैनपुरी की सीट नहीं जीती, बल्कि मैनपुरी की हर विधानसभा पर जीत का परचम लहराकर भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और अब सपा की ये जीत भाजपा को बुरी तरह चुभ रही है, क्योंकि जिस जीत को सपा 24 का संदेश बता रही है, उसे भाजपा धनबल की जीत बता रही है। भाजपा का आरोप है कि मैनपुरी की एक सीट जीतने के लिए सपा ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए। और अब भाजपा के इसी आरोप के बाद सियासत गर्मा चुकी है। तो जी द्वार द्वार जो कभी वोट मांगने नहीं आए, हेलीकॉप्टर से हाथ हिला दिया करते थे, वो द्वार द्वार आए और हम समझ रहे थे केवल वोट मांग रहे हैं। मेरा तो सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम 150 करोड़ का ये चुनाव लड़ा है। गांव-गांव शराब बांटी है, गांव-गांव पैसा दिया है। एक एक गांव में 3-3 जगह बस्ते के नाम पर लोगों को पैसे दिए हैं। अब मैं कैमरे के सामने उन्हें कह भी नहीं सकता हूं जब तक कोई साक्ष्य न हो। क्या क्या हुआ है धनबल और बाहुबल और दारूबल। जब सपा और गसपा का गठबंधन था तब कुल 5 सीट जीत पाए थे ये। अब तो 1-2 सीट ऐसे ही मिल जाएंगी। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था, जो नेताजी ने जिंदगी भर वहां के लोगों के बीच में काम किया। जब उन्होंने अपना जितनी भी ताकत लगा सकते थे, वाकई में अगर सच्चाई हम कहें तो जो आरोप लगा रहे हैं, जो उन्होंने जो सारी चीज इस्तेमाल उन्होंने इस चुनाव में की, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें नकार दिया। मतलब एकदम साफ है, मैनपुरी में हार के बाद भाजपा की तरफ से अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोई इसे पैसे के दम पर जीत बता रहा है, तो कोई इसे मुलायम की सहानुभूति का कवच बता रहा है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह जी का बड़ा आधार है, लोग उनका सम्मान करते हैं और उसी कारण मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव जी को लाभ हुआ है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत को भाजपा धनबल की जीत बता रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि शासन और प्रशासन की वजह से उसके कम से कम 50,000 वोट कम पड़े। ऐसे में खतौली, रामपुर और मैनपुरी की जीत और हार ने यूपी की सियासत को गरमा रखा है और 24 के चुनाव का आगाज कर दिया है।
गौरतलब है कि मैनपुरी की चुनावी जंग जीतने के लिए भाजपा ने खूब जोर लगाया। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्र और राज्य के कई मंत्रियों ने प्रचार किया। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव और आदित्य यादव समेत पूरा समाजवादी कुनबा था। लेकिन भाजपा मैनपुरी के मिजाज को समझ नहीं पाई, क्योंकि जिस उम्मीदवार पर दांव चला उस पर बाहरी होने का आरोप लगता रहा, जिसका फायदा डिम्पल यादव को हुआ और सपा ने मैनपुरी की सीट 2,88,461 वोट के बड़े मार्जिन से जीती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मैनपुरी की ये जीत 24 का मिजाज बदल पाएगी, क्योंकि इस जीत के बाद जहां समाजवादी पार्टी का जोश हाई है, तो भाजपा के मिशन 80 पर संकट दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी की जीत के फैक्टर क्या रहे हैं। इसमें सबसे पहला है मुलायम सिंह यादव के नाम की सहानुभूति। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां सहानुभूति का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। शिवपाल यादव की मेहनत, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। समाजवादी कुनबे की एकजुटता भी यहां साफ तौर पर दिखी। अखिलेश यादव की रणनीति की भी काफी सराहना की जा रही है। अखिलेश यादव ने अच्छी रणनीति बनाई थी। डिम्पल यादव का चेहरा भी यहां पर एक मजबूत फैक्टर रहा है। इसके अलावा सभी जातियों में सेंधमारी, जिसे अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति के रूप में देखा गया, ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जिन्हें इस जीत के रूप में देखा जा रहा है कि इन्हीं के चलते जीत मिली है। और अब बात शिवपाल यादव की, जिन्हें मैनपुरी की जीत का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है। यही वजह है कि डिम्पल की जीत के जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें शिवपाल यादव का भी पोस्टर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पोस्टर में तो जगह मिल गई, क्या पार्टी में जिम्मेदारी भी मिलेगी? क्योंकि जब यही सवाल आज अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी और क्या ये शिवपाल यादव को मंजूर होगी? जयंत ने जीती खतौली की लड़ाई, भाजपा को हाथी की याद आई। भाजपा के खेमे में टेंशन, 24 में होगा खतौली का एक्शन। मुजफ्फरनगर की जिस खतौली सीट को पिछले 2 चुनाव में भाजपा के विक्रम सैनी आसानी से जीतते रहे, उनकी इस विरासत को उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी 22,165 वोट से हार गए। हालांकि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपनी पत्नी की हार पर जो तर्क विक्रम सैनी ने दिया है, उससे सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि विक्रम सैनी को लगता है कि अगर चुनाव में बसपा का उम्मीदवार भी होता तो उनकी हार नहीं होती। जो बसपा का वोट बैंक है, अगर बसपा का प्रत्याशी होता तो उधर चला जाता, वो चला गया गठबंधन पर। तो ये कारण रहे, अब हार गए, इसका चिंतन पार्टी करेगी। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या भाजपा की जीत में बसपा का बड़ा योगदान है, क्योंकि 2022 में जब विक्रम सैनी खतौली से जीते थे तब बसपा को 14% वोट मिले थे। अगर विक्रम सैनी की जीत का मार्जिन देखें तो वो 16,345 का था। तो क्या ये मान लिया जाए कि विक्रम सैनी की जीत में बसपा का बड़ा योगदान था? खतौली विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से एससी वोट बीजेपी से छिटक कर गठबंधन के पाले में चला गया, उसने बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी इसको लेकर गहन मंथन और चिंतन कर रही है और आरएलडी गठबंधन इस नए समीकरण को और मजबूत करने में जुटा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के पूर्व एमएलए विक्रम सैनी का ये बयान कि मैदान में बीएसपी का प्रत्याशी ना होना उनकी पत्नी की जीत का कारण बन गया, इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या बीजेपी की जीत के लिए बीएसपी का होना जरूरी है। आपको बता दें कि खतौली में दलित वोट की संख्या करीब 60,000 के करीब है, जो परंपरागत तौर पर बसपा का वोट माना जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का रालोद प्रत्याशी मदन भैया का समर्थन करने से दलित वोट सपा रालोद गठबंधन की तरफ झुक गया, जिससे मदन भैया का वोट प्रतिशत बढ़ गया। ये नया गठबंधन आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए जहां संजीवनी लेकर आया, वहीं जयंत चौधरी की चौधराहट का दायरा और बढ़ा गया। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियों का पहाड़ भी जरूर खड़ा कर गया।
जानकार खतौली की जीत में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी भूमिका मान रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया बल्कि मदन भैया के लिए खूब प्रचार भी किया। और जिस दिन ये गठबंधन और 26 नवंबर की जो रैली हुई थी, उस दिन ये तय हो गया था कि ये गठबंधन ताकतवर गठबंधन है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो इस गठबंधन की जीत पे मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा खतौली वासियों को। खतौली में आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्हीं की मेहनत से और वो जो संदेश था गठबंधन का जो आम लोगों तक पहुंचा, फिर उन लोगों ने हम पे विश्वास करके वोट दिया, जिससे कि हम यहाँ जीत पाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा के लिए बसपा का चुनाव लड़ना फायदे का सौदा है, क्योंकि ये बात विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब उठी थी। तब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बसपा ने अपना वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट कराया, जिससे भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2017 के विधानसभा में बसपा का वोट प्रतिशत जहां 22% था, वहां 2022 में घटकर 12.88% पर आ गया। सपा के इसी आरोप के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव से पहले ट्वीट करके कहा था कि सपा आरोप लगाती है कि बसपा के चुनाव लड़ने से भाजपा का फायदा होता है, इसलिए बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। लेकिन अब जिस तरह से सपा ने मैनपुरी और खतौली का चुनाव जीता है, उससे बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या बसपा वाकई भाजपा के लिए फायदे का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात रामपुर का राम राज्य संदेश की, क्योंकि ये पहली बार है रामपुर सदर की सीट पर कोई हिंदू विधायक बना है। भाजपा अपनी इस जीत से हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई से दे रही है, लेकिन सपा रालोद रामपुर में भाजपा की जीत पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका आरोप ये है कि चुनाव वो हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया है। और सपा रालोद में रामपुर की टीस इतनी ज्यादा है कि उन्होंने रामपुर के पता है कि यहाँ रामपुर में 50 सालों से जिस तरीके से अंधेरी रात में लोग थे और जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों के प्यार को उन्होंने गुलामी समझा, हमने उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। और आज रामपुर का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो पूरी तरीके से योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित समझता है। रामपुर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, और इसके साथ साथ एक सरकार के प्रति जो लोगों का भरोसा बढ़ा है और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी आज हुई है। माननीय अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी ने लगातार वहां पर कैंप किया, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे और आज ये जीत उन्हीं कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सब लोगों का जो मिलकर के एक ध्येय बनाया था कि भाजपा को जीतना है। लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की इस जीत को प्रशासन की जीत बता रही है, क्योंकि जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामपुर हारे नहीं बल्कि हराया गया है। अब समाजवादी पार्टी के गुस्से का आलम ये है कि उसने रामपुर की हार के चलते खतौली की जीत का जश्न मनाने तक से मना कर दिया है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि खतौली की जीत की खुशी तो है, लेकिन जो रामपुर में हुआ है उसका दुख भी है और इस कारण से खुशी नहीं मना पा रहे हैं उसकी खतौली की। मैं खुद ही इस बात को कह रहा हूँ, मैंने इसी बात को कहा कि एक जगह की नहीं, वहाँ भी अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती नहीं करता तो वो भी रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला था। क्योंकि देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे नारों से, खोखले नारों से अब ऊब चुकी है। देखिए, बात रामपुर एक सीट की नहीं है, एक विधायक की सीट की नहीं है। हम हार जाएं कोई बात नहीं,
किन परिस्थितियों में हमें हराया गया है, ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में, और आगे उस पैटर्न पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जनता के मत को, जनता के भावनाओं को दबाया गया, कुचला गया है। बीजेपी के राज में जो गुंडा तंत्र हुआ, वहाँ सीधा चुनाव जो है खतौली हो या मैनपुरी या रामपुर, बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ा। बीजेपी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री एक तरफ थे, उनके प्लस में हम देखेंगे हमें पुलिस खड़ी दिखाई देती है, चुनाव आयोग खड़ा दिखाई देता है और प्रशासन खड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये सीधा चुनाव सरकार की पूरी शक्ति और जनता के बीच था। रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार पर रालोद नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रामपुर में हराया गया है, वो हारे नहीं हैं। जयंत चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी रामपुर पहुंचकर किले के मैदान में रैली को संबोधित करते हुए आजम खान के लिए वोट मांगा था। समाजवादी पार्टी और रालोद के नेता कह रहे हैं कि आजम खान हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। रामपुर में सबसे बड़ा सवाल कम वोटिंग का है, जिसको लेकर सियासी घमासान मतदान के दिन से ही जारी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान की इस हार में उनके करीबियों का हाथ है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आजम खान के करीबी फसाहत अली खान उर्फ शानू भाजपा के पाले में चले गए, जिसका आजम खान को बड़ा डेंट लगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रामपुर वालों का है, और रामपुर वालों ने इस बार अपनी तरक्की के बारे में सोचा है, अपने खुद की तरक्की के बारे में सोचा है, विकास के बारे में सोचा है। अब्दुल अब विकास का हिस्सा बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल हर घर में खिला है। वहीं सबसे बड़ा झटका नवाब फैमिली ने दिया, क्योंकि नवाब कासिम अली खान लगातार भाजपा का समर्थन कर रहे थे, जिसके चलते कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। लेकिन नवाब कासिम अली खान ने भाजपा का समर्थन करना नहीं छोड़ा। दरअसल आजम खान और नवाब फैमिली की अदावत पुरानी है। रामपुर की जो हालत आजम के ज़माने में हुई, उसके कार्यकाल में हुई, उसमें सुधार है और बेहद सुधार है। अभी तो रामपुर गड्ढे में गिरा हुआ है, ना तो यहाँ कोई कारोबार है, ना कोई रोज़गार है, कुछ नहीं है। जो भी कारखाने थे, जो भी उद्योग थे, वो आजम ने सब ने बंद करवा दिए। जब से वो लेबर मिनिस्टर बना, सबसे पहली हड़ताल रज़ा टेक्सटाइल में करी, उसके बाद एक एक करके सारे जो कारखाने थे वो बंद हुए। मतलब जो मुस्लिम वोट आजम खान की सबसे बड़ी ताकत थी, उन्हें उसी वोट पर रामपुर में चुनौती मिलती रही। नतीजा ये हुआ कि पहले आजम खान ने रामपुर लोकसभा का उपचुनाव गंवाया और अब अपना वो किला भी गंवा दिया जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव की जंग की, क्योंकि अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा, क्योंकि सीएम योगी लगातार अलग अलग नगर निगम में जाकर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही उनका प्रबुद्ध सम्मेलन खत्म होगा, निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। निकाय का काउंटडाउन, सौगात का लास्ट राउंड। शहर वाली सरकार, वार पलटवार होगा धुआंधार। उपचुनाव के बाद अब सबकी नजर निकाय चुनाव पर टिकी है, क्योंकि दिसंबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। और अब कयास लगाए जा रहे हैं, जब सीएम योगी का सभी नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन खत्म हो जाएगा तो तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अब तक सीएम योगी 15 नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं, जिसमें आगरा, झांसी, अलीगढ़, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर और कानपुर शामिल है। जबकि मथुरा और वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन बाकी है, क्योंकि सीएम योगी जहां जा रहे हैं खूब सौगात दे रहे हैं। शुक्रवार को सीएम योगी कानपुर में थे, जहां उन्होंने 388 करोड़ की सौगात दी, लेकिन साथ ही अपने विरोधियों पर हमलों की झड़ी भी लगा दी। या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का तो साहस नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को लेकर कमान
खुद संभाली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम हैं उन सभी जगहों पर जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं। अब तक मुख्यमंत्री कुल 15 नगर निगमों में यह प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं। अब रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे और कई 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात वाराणसी को देंगे। गौरतलब है कि निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। सबने ऐलान कर दिया है कि ये चुनाव वो अपने सिंबल पर ही लड़ेंगे, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या नगर निगम में कोई भी दल भाजपा को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 14 नगर निगम भाजपा ने जीते थे, जबकि सपा का खाता भी नहीं खुला था। और इस बार न सिर्फ वोट बढ़े हैं बल्कि नगर निगम की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। मतलब सभी राजनीतिक दलों की चुनौती बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।